हेलो एवरीवन। हिंदी भाषा के व्याकरण के बारे में हमारी जो ये श्रृंखला चल रही है, तो इसी श्रृंखला में हमारा अ, जो विषय हम पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, समास। पिछले वीडियोस के माध्यम से हम समास क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा है। उसके पश्चात हमने देखा कि समासों का वर्गीकरण किस किस आधार पर होता है हिंदी भाषा में, पदों के आधार पर उनका वर्गीकरण कितना होता है, हिंदी भाषा में उनकी वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। फिर हमने देखा था अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास, उसको हमने इन डिटेल वहाँ पर पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में आगे जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे आज द्विगु समास के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं, ठीक, शुरुआत हम कर रहे हैं द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। अब द्विगु समास के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो द्विगु समास के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी या पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। जिस प्रकार से कर्मधारय समास हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, तो कर्मधारय समास में हमने क्या बताया था कि संज्ञा और विशेषण है, ठीक है। और ये जो विशेषण है ये कैसा है? असंख्यावाची विशेषण है। कैसा है? असंख्यावाची विशेषण है। तो असंख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा, या यूं कह लीजिए कि इसमें उपमेय और उपमान इस तरीके से रहते हैं कि उपमेय प्रधान होता है, प्रधान पद उपमेय होता है, और जो उपमान होता है वो असंख्यावाची विशेषण के रूप में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बोला था, वहां पे कर्मधारय समास देखने को मिला है। अब यहाँ पर द्विगु समास, तो द्विगु समास जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्वि दो, तो द्विगु दो गायु का समूह, दो गायु का समाहार, ठीक है। तो यहां पर हम देखा कि ऐसे ऐसा जो समस्त पद है जिसमें आपका उत्तर पद तो प्रधान है ही, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु दोनों कैसे समास हैं? उत्तर पद प्रधान समास है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। उत्तर पद प्रधान समास तो है, लेकिन उसमें से जो उत्तर पद है वो तो संज्ञा है, और पूर्व पद आपका क्या है? पूर्व पद आपका विशेषण है, और वो विशेषण भी कैसा विशेषण है? वो आपका संख्यावाची विशेषण है। वो क्या है? संख्यावाची विशेषण है। अर्थात किसी संख्या या किसी समूह का बोध कराने वाले शब्द जहां पर आपको देखने को मिलेंगे, वो कैसे समस्त पद होंगे? वो कैसे समस्त पद होंगे? द्विगु समास के समस्त पद होंगे। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो समूह या संख्या का बोध कराने वाले समस्त पद होंगे, उसमें कौन सा समास होगा? आपका द्विगु समास होगा। जैसे जैसे मैं बोल दूं चौराहा, जैसे मैंने बोला क्या? चौराहा। जैसे मैंने बोला चतुर्भुज, जैसे मैंने बोला नवरत्न, जैसे मैंने बोला पंचामृत, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया क्या आपसे, जैसे चौराहा हो गया, चतुर्भुज हो गया, नवरत्न हो गए, पंचामृत हो गया, या यूं कह लीजिए सप्ताह, ये भी समूह का बोध करा रहा है। जैसे शताब्दी, शताब्दी, सप्ताह सप्त अहनों का समूह, अहन दिन को बोला जाता है। शताब्दी सब सत अब्दों का समूह, अब्द किसके लिए बोला जाता है? अब्द आपको वर्ष के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो 7 अहनों का समूह, या हम इसको कहीं के पर 7 दिनों का समूह लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन समास विग्रह करते समय ध्यान रखिएगा, जो मूल शब्द है अगर वो कोई निश्चित अर्थ देता है तो उसको मूल रूप में ही वहां पर लिखा जाता है। सप्त अहनों का समूह हम बोल देंगे तो वो ज्यादा अच्छा विग्रह माना जाएगा, बशर्ते कि 7 दिनों का समूह, इससे, ठीक है। जैसे हम सत अब्दों का समूह, अब्द हम जानते हैं कि क्या होते हैं? वर्ष होता है, तो 100 वर्षों का समूह से ज्यादा प्रेफरेबल होगा सत अब्दों का समूह। मूल रूप में इसको लिखा जाए तो वो ज्यादा प्रभावी या मान्य माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, चौराहा 4 राहों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का, नवरत्न 9 रत्न, पंचामृत 5 प्रकार के अमृत, जिनको पर्यायवाची होता है ना, दूध दही, ये सब अमृत के पर्यायवाची। इसमें हम देखते हैं सप्ताह 7 अहनों का, शताब्दी 7 अब्दों का, ठीक है। 100 वर्षों का समूह, अगर ज्यादा अगर बोलोगे तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये क्या है? संख्यावाची शब्द है, और इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे वो किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? आपका द्विगु समास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इतना सा आपको इसमें पढ़ना है। अब जैसे कुछ
संख्यावाची शब्द हैं, जैसे जो खुद में ही एक संख्या है, जैसे मैं 64 बोलूं तो 64 में कौन सा समास होगा भाई? 4 और 60, 4 और 60, तो 4 और 60 इस तरीके से इसका विग्रह बनेगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका आएगा द्विगु समास के उदाहरण में। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे 10, कोई आपसे पूछे 100, कोई आपसे पूछे 1, कोई आपसे पूछे 9, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो 10 के मल्टीपल हों या 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हों, 10 तक की संख्याएं हों, इनमें आपका कोई, या यूँ कह लीजिए कि ये किसी भी प्रकार के सामासिक पदों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। अर्थात इसमें अगर कोई आपसे समास पूछे तो शायद ही आप उसका उत्तर दें, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का हम समास देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका द्विगु समास। फिर हम बात करते हैं, अगला जो समास आएगा वो आएगा द्वंद्व समास। ठीक, अब देखिए भाई द्वंद्व समास में क्या है। द्वंद्व से ही पता चल रहा है, विपरीत, विलोम। जो लोग द्वंद्व करेंगे आपस में कैसे होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विलोम होंगे। या यूं कह लीजिए कि जो विलोम शब्द होते हैं वो अधिकतर किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब द्वंद्व समास में हमने जब पदों की प्रधानता के आधार पर देखा था, तो पदों की प्रधानता के आधार पर जो द्वंद्व समास होता है, पदों की प्रधानता के आधार पर ये उभय पद प्रधान समास हमने इसको देखा था, उभय पद प्रधान समास। अब उभय पद प्रधान समास कैसे? क्योंकि जैसे मैंने राम सीता बोला, तो ये दोनों पद हैं, ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, और दोनों पद इसमें प्रधान है। ठीक है, तो राम, इसको मैं बोल सकता हूं राम और सीता, राम या सीता, राम सीता आदि, इस तरीके से इसका विग्रह बन सकता है। तो यहां पर इन दोनों शब्दों के बीच में आपको इस योजक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलेगा। हालांकि कल भी बताया था कि केवल द्वंद्व समास के जो समास पद होते हैं, केवल उन्हीं में ही योजक चिन्हों का प्रयोग देखने को आपको नहीं मिलेगा सामासिक पदों में। द्वंद्व समास में ही इसका प्रयोग होता है, ऐसा कहना अनुचित होगा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि विशेषण का यदि पुनरावृत्ति होता है तो इस प्रकार के समासिक पद क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास के समासिक पद हैं, और उसमें भी द्वंद्व समास की तरह ही डैश का प्रयोग होता है। जैसे गोल मटोल बताया था, जैसे गोल गोल, लाल लाल, काला काला, हरा हरा, पीला पीला, नीला नीला, जो भी है। ठीक है, या फिर जैसे संज्ञा या अविकारी जो या अव्यय शब्द हैं उनका ही पुनरावृत्ति हो जाए, नगर नगर, गली गली, है ना, दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, इस तरीके के, तो वो अव्ययी भाव समास में। तो जब ये लिखे जाएंगे ये शब्द समासिक पद के रूप में, समस्त पद के रूप में, तो बीच में डैश या योजक चिन्ह जो भी है ये इसके प्रयोग से ही तो लिखा जाएगा। इसलिए यह कहना सरासर अनुचित होगा कि केवल और केवल द्वंद्व समास के ही समासिक पदों में डैश योजक चिन्ह ये इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब देखिए जो उभय पद प्रधान समास है, एक डेफिनेशन तो ये होगी कि जिस प्रकार उभय पद प्रधान हो, दूसरा जिसके लगभग जो उदाहरण है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। अब ये विलोम शब्द होंगे, इसका पता कैसे चलेगा? जब हम इनका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। जब हम इनका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। तो जोड़ने की सभी विलोम हो, तो विग्रह के आधार पर अगर मैं बोलूं, विग्रह के आधार पर, विग्रह के आधार पर अगर मैं द्वंद्व समास को देखूं तो इसके 3 प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के 3 प्रकार, एक होता आपका इतरेतर द्वंद्व, एक होता आपका विकल्प द्वंद्व, एक होता आपका समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ये काफी इन डेप्थ अगर आपसे कभी पूछेगा, बहुत डीप पूछेगा, तो ही जाके आपको इसमें देखना है। लेकिन फिर भी देख लीजिए, इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व और समाहार द्वंद्व में क्या अंतर है? जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल है माता पिता, ठीक है, या मैंने बोला कि भाई राम सीता, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें अगर विग्रह करूं तो यहां पर क्या आ सकता है? राम और सीता,
यहां पर क्या आ सकता है, राम या सीता, या एक विकल्प आ जाएगा राम सीता आदि। तो जब मैं इसमें और शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो वो या तो विलोम हो या विलोम जैसे शब्द हो, विलोम जैसे, तो या तो विलोम या फिर विलोम जैसे शब्द अगर हो तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस प्रकार के जो उदाहरण होंगे वो द्वंद्व समास के अंदर आएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे जो आपका शब्दों का ऐसा समूह जो एक दूसरे का ठीक विपरीत हो, जैसे 10 20, हिंदी में जो संख्या है वो दुगनी संख्या पहले संख्या की विलोम शब्द या विलोम के अंतर्गत शामिल उसको किया जाता है। तो जैसे 10 20 हो गया, है ना, जैसे गाय बैल हो गया, जैसे क्या हो गया, गाय बैल हो गया, जैसे आकाश पाताल हो गया, जैसे क्या, आकाश पाताल। तो इस तरीके के शब्द जो केवल विलोम शब्द हैं, वो विलोम शब्द किस प्रकार के द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे, वो विकल्प द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। और जैसे जो निरर्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द, उनमें हमारा समाहार द्वंद्व, जैसे चाय वाय, जैसे चाय वाय, जैसे रोटी वोटी, ठीक है, जैसे मकान वकान, जैसे मकान वकान, जैसे हम बोलते हैं कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो निरर्थक शब्द हैं उनमें भी बीच में हम देखते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर उस प्रकार के समस्त पदों में भी आपका जो समास होता है उसको हम बोलते हैं समाहार द्वंद्व समास। ठीक, तो ये द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में आपने इतनी जो बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, उनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी द्वंद्व में जहाँ पर भी आपको टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी शब्दों में, जहाँ पर जो शब्द विपरीत से दिखेंगे, है ना, तो जहाँ पर निरर्थक शब्दों का ग्रुप दिख रहा है तो वहाँ पर आप श्योर हो सकते हैं ऑलमोस्ट कि वहाँ पर किस प्रकार का समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है,